तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जो हमने कल फर्स्ट पार्ट में हमने व्यतिकरण पढ़ा था, तो आज सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं विवर्तन। तो विवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण कोई छोटे से द्वारक है ना, जो कि उसकी तरंगदैर्ध्य की कोटि का हो, उसमें प्रवेश करती है, तो जो उसके किनारों पे प्रकाश का मुड़ता है, प्रकाश वहाँ पे मुड़ जाता है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो द्वारक भी हो सकता है या अवरोधक भी हो सकता है। दोनों केस में वो जो साइज़ है उसकी तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। तो वहाँ पे प्रकाश के जो किनारों पे मुड़ने की घटना होती है वो विवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो विवर्तन प्रकाश की तरंग प्रकृति से संबंधित होता है। तो सभी तरंगों में गुण पाया जाता है, ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग दोनों में पाया जाता है ना। तो अधिकतर हम ध्वनि का विवर्तन तो हम अधिकतर देखते हैं, क्योंकि ध्वनि की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लगभग 1 मीटर की कोटि की होती है। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं और ऐसे बहुत सारे द्वारक प्रकृति में मौजूद है, जिसके कारण से हमें ध्वनि का विवर्तन महसूस होता है। परंतु प्रकाश के विवर्तन के लिए जो द्वारक होना चाहिए वो लगभग उसकी तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, और प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लगभग 10⁻⁷ कोटि की होती है। तो ऐसे बहुत मुश्किल होते हैं, पर फिर भी अगर हम ऐसा द्वारक बना लें तो हमें ये विवर्तन की घटना देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका ये अवरोधक है जो कि तरंगदैर्ध्य की कोटि का है, और ये यहाँ से ये प्रकाश आ रहा है ना। तो ये जो यहाँ पे ये देखो, ये प्रकाश यहाँ पे मुड़ रहा है, ये जो मुड़ रहा है ना, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, और ये जो मुड़ रहा है ये घटना आपकी विवर्तन कहलाती है। और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये आपको ब्राइट दिखेगा, जबकि ब्राइट कितना दिखना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक ही दिखना चाहिए था, पर यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, और यहाँ इतना भाग आपको ये डार्क दिखेगा और बाकी पूरा ब्राइट दिखेगा। तो जो ब्राइटनेस ज़्यादा दिखी हमको वो विवर्तन के कारण दिखी। ठीक है, तो ये देखो, ये इस घटना को ऐसे भी समझाया गया है ना। यहाँ पे तो मुड़ता हुआ नहीं दिखाई दे, पर ये देखो ये मुड़ रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये जो फैला होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्लिट की चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्लिट की चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी फैलाव उतना ही कम होगा, तो चौड़ाई जितनी कम होगी उतना ही फैलाव ज़्यादा होगा। ठीक है, और विवर्तन के प्रकार 2 प्रकार का होता है, एक तो फ्रेनेल और दूसरा फ्राउनहोफर विवर्तन। तो फ्रेनेल विवर्तन कब होता है, जब स्रोत, ये सोर्स है जहाँ से लाइट निकल रही है आपकी, और द्वारक, इन दोनों के बीच की दूरी जो हो वो या तो अनंत हो, तो द्वारक और पर्दे के बीच की दूरी अनंत नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ सीमित मान होना चाहिए उसका। या फिर ये दूरी अनंत हो तो ये सीमित होनी चाहिए, या दोनों सीमित हो, तब फ्रेनेल विवर्तन होगा। और फ्राउनहोफर विवर्तन कब होगा, जब द्वारक और सोर्स के बीच की दूरी भी इन्फिनिटी हो, और द्वारक और पर्दे के बीच की दूरी भी इन्फिनिटी हो, मतलब दोनों ही असीमित हो, तब फ्राउनहोफर विवर्तन होता है। ठीक है, अब और दोनों में क्या क्या डिफरेंस होती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो फ्रेनेल विवर्तन होता है उसमें आपतित तरंगाग्र और विवर्तन तरंगाग्र में से कोई एक गोलाकार या बेलनाकार होता है, क्योंकि दूरी सीमित है। तो सोर्स तो हमेशा या तो बिंदु स्रोत होता है या रेखीय स्रोत होता है, तो गोलाकार या बेलनाकार होगा तरंगाग्र। जबकि ये तो अगर हम फ्राउनहोफर की बात करें तो दोनों असीमित दूरी पे है, तो इसका मतलब जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा, समतल होगा। ठीक है, अब तीसरा जो डिफरेंस है वो ये कि आपतित तरंगे और विवर्तित तरंगे दोनों ही फैली हुई होती हैं फ्रेनेल विवर्तन में, जबकि फ्राउनहोफर में दोनों समांतर होती है। चौथा जो डिफरेंस है वो ये है कि फ्रेनेल विवर्तन में तीव्रता का मान जो होता है वो स्रोत से दूरी तथा झुकाव कोण दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए तीव्रता ज्ञात करना कठिन होता है, जबकि इसमें दूरी पे निर्भर नहीं करता फ्राउनहोफर में, तो तीव्रता का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें आपका एक प्रैक्टिकल समझ लो, सिंगल स्लिट एकल झिर्री से प्रकाश का विवर्तन, ये हमने प्रैक्टिकल में भी किया है, 2 ब्लेड को लेकर के जो हम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है ना।
और इन दोनों के बीच की दूरी है वो है ये स्मॉल a, ठीक है। और यहाँ से ये स्रोत से प्रकाश आ रहा है। अब ये दोनों बिंदु एक नए द्वितीयक स्रोत की तरह काम कर रहे हैं। इससे प्रकाश ऐसे जा रहा है, ये मुड़ के ऐसे जा रहा है ना। दोनों इस पॉइंट पे मिल रहा है। ये मान लो आपका P बिंदु है, और P बिंदु अगर इन दोनों का मध्य बिंदु लें उससे ये y दूरी पर है ना। और ये पर्दे से द्वारक की दूरी d है आपकी, कैपिटल D है। और ये जो कोण है आपका, ये थीटा कोण है ना। तो अब इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला क्या है, साइन थीटा अगर निकालेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, बी एम कौन सा था कि जैसे ये बिंदु ए था आपका, ये बिंदु बी था, और बीच में ये आपका एम था, है ना। तो ये बी एम है ना। और साइन थीटा कौन सा था, ये थीटा था, ठीक है, ये थीटा है ना। देख लो इसमें पीछे डायग्राम में देख लो, ये वाला एम है आपका, ये एम है, ये बी है ना। और ये थीटा है आपका। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो ये हो गया बी एम, और कर्ण कौन सा हो गया, ये वाला ए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा बी एम अपन ए। तो बी एम का मान क्या हो गया, ए साइन थीटा। तो बी एम क्या है एक्चुअल में, ये पथांतर है आपका, मतलब ये यहाँ से और ये दूरी दोनों सेम है, और इतना इसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। तो ये आपके इसके पथ में अंतर है, पथांतर है। और अगर थीटा अल्फ हो तो हम साइन थीटा का मान डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम ये देखते हैं कि ये जो पी पॉइंट आया वो हमारा डार्क पॉइंट है, तो वो कब होगा, जब बी एम हमारा ए साइन थीटा और ए साइन थीटा की वैल्यू हमारे लैम्डा हो, या 2 लैम्डा हो, या 3 लैम्डा हो, या मतलब एन लैम्डा होनी चाहिए। वो क्यों ऐसा होता है, तो अपन इसका स्पष्टीकरण देखते हैं, ठीक है। इसका स्पष्टीकरण, ये वापस यही डायग्राम है, ए बी, ये यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, ठीक है, और ये आपका ए है ना। तो अब देखो आप, यदि लैम्डा पथांतर हो दोनों तरंगों के बीच में, तो इसको अगर हम दो भागों में विभाजित करें तो क्या हो जाएगा, ये लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 हम ये जानते हैं। तो लैम्डा बाई 2 मिलेंगे तो कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो बी एम बराबर ए साइन थीटा है, तो ए थीटा है ना, ए साइन थीटा को ए थीटा भी लिख सकते हैं, वो ये होगा। तो ए थीटा का मान क्या होगा, वाई बाई डी, है ना। ये तो हम निकाल सकते हैं वाई बाई डी। तो ये देखो यहाँ से ये मिड पॉइंट से ये y है, ये d है। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी थीटा होगा। तो इससे अपन थीटा बराबर कैलकुलेट करते हैं, साइन थीटा बराबर, तो ये आ जाएगा आपका y बाई डी, ठीक है। चाप बटे त्रिज्या से भी देख सकते हो, है ना। तो y बाई डी, तो आगे देखते हैं। अब फर्स्ट डार्क पॉइंट जो आएगा ए वाई बाई डी, जो अपन ने वो किसके बराबर लिखा अपन ने, लैम्डा के बराबर। तो वाई वन डी क्या हो जाएगा, लैम्डा डी बाई ए, ये डी यहाँ भेज दिया, ए यहाँ भेज दिया, है ना। ऐसे ही अपन एन लैम्डा किया है, तो ये 2 लैम्डा डी बाई ए या एन लैम्डा डी बाई, है ना। अगर अपन को दीप्त बिंदु ब्राइट फ्रिंज देखनी है तो बी एम बराबर ए साइन थीटा, और ए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, ये होगी। क्यों, इसमें जैसे अपन 3 लैम्डा बाई 2 है, 3 लैम्डा बाई 2 को अपन कैसे करेंगे कि लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 के 3 अपन भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो 2 भागों से तो क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, तीसरा बच जाएगा, उससे क्या होगा, वो वहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलेगी अपन को, ठीक है। तो दीप्त बिंदु मिलेगा अपन को, ठीक है। ये इसका स्पष्टीकरण है ना। और ये सेम ऐसे ही निकालेंगे तो ए वाई अपॉन डी क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2, तो वाई क्या हो जाएगा, ये डी इधर भेज दो, ए नीचे भेज दो, तो 3 बाई 2 लैम्डा डी बाई, ऐसे ही एन का निकालेंगे। तो ये इसका डायग्राम। तो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, जो हमने ब्लेड से भी देखा था कि केंद्रीय उच्चिष्ट का मान, जो केंद्र में जो फ्रिंज मिलती है वो काफ़ी ब्राइट होती है और थोड़ी चौड़ी होती है। फिर जो ब्राइटनेस भी कम होती है और चौड़ाई भी धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। तो विवर्तन की घटना में केंद्र पर सदैव कैसा मिलता है, उच्चिष्ट मिलता है ब्राइट फ्रिंज में। अब इसके बाद में आता है आपका विभेदन क्षमता।
तो विभेदन क्षमता क्या कहलाती है? कोई प्रकाशिक उपकरण द्वारा वस्तुओं को पृथक पृथक देखने की जो क्षमता होती है वो विभेदन क्षमता होती है। जैसे प्रकाशिक अगर सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो सूक्ष्मदर्शी दो बिंदुओं को कितना पृथक पृथक देख सकती है, मतलब दो बिल्कुल पास पास में बिंदु है और मान लो उनके बीच की दूरी बहुत कम है, मिलीमीटर है या नैनोमीटर है, और वो भी अगर उसको दूर दूर देख पा रहा है तो वो उसकी विभेदन क्षमता कहलाएगी। अदरवाइज उसकी विभेदन क्षमता उतनी नहीं होगी तो वो दोनों बिंदु एक दूसरे पर अध्यारोपित दिखेंगे। ठीक है, तो न्यू जो मैक्सिमम क्षमता है दूर दूर देखने की वो क्या कहलाएगी? विभेदन क्षमता। और दूसरा इसमें ये है कि वह न्यूनतम कोण जिस पर वस्तु को पृथक पृथक देखा जा सके कोणीय विभेदन क्षमता कहलाती है, और इसके व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं। ये विभेदन क्षमता बराबर 1/, विभेदन सीमा। ठीक है, तो ये 2 है, ये आपका ये थीटा है, तो ये तो अलग अलग देख पा रहा है तो वो विभेदन क्षमता कहलाएगी। तो थीटा मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाई डी, तो ये वैल्यू निकालोगे 1.22 लैम्डा बाई टी आएगी, तो ये विभेदन क्षमता होगी। अगर लेंस की फोकस दूरी एफ है तो ये विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी? d/1.22 लैम्डा इंटू। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है। तो व्यतिकरण जब हमने देखा तो दो स्लिटों से जो प्रकाश निकल रहा है उनके बीच में व्यतिकरण होता है, जबकि विवर्तन किसमें? सिंगल स्लिट से होता है। ठीक है, सिंगल स्लिट से निकलने वाला प्रकाश जो एक दूसरे अध्यारोपित होता है उससे विवर्तन की घटना होती है। और व्यतिकरण में हमने देखा है कि तीव्रता सब फ्रिंजों की जो तीव्रता होती है वो लगभग समान होती है। ठीक है, जबकि विवर्तन में केंद्र में उच्चिष्ट मिलेगा और उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, और उसके बाद देखते जाएंगे तो वो तीव्रता कम होती जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो व्यतिकरण होता है उसमें जिन बिंदुओं पर उच्चिष्ट प्राप्त होता है उन बिंदुओं पर विवर्तन का निम्निष्ट प्राप्त होता है, या इसका विपरीत भी अपन कह सकते हैं। जहाँ व्यतिकरण का निम्निष्ट प्राप्त होंगे वहाँ पे विवर्तन के उच्चिष्ट प्राप्त होंगे। व्यतिकरण में निम्निष्ट की तीव्रता 0 होती है, जबकि विवर्तन में अशून्य होती है। तो ये आपका इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।